वाले सबसे पहले तो मुनसिफ टीवी की जानिब से आपको शानदार जीत के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर 2020 के बाद 2025 में एमआईएम दोबारा से आवाम का एतमाद बिहार की जीतने में कामयाब रही है और इसमें वहाँ से 5 सीटें जीतना और इसके बाद पार्टी वहाँ की जो सीटों को मज़ीद मजबूत करने के लिए क्या कुछ इक़दामात करेगी? हमारी कोशिश ये होगी कि सबसे पहले जो हमारे उम्मीदवार जिनको कामयाबी नहीं मिली उनको थोड़ा दिलासा दें, हिम्मत बढ़ाएं उन लोगों की। और ख़ास तौर से हसनैन साहब बहादुरगंज के, मंजर आलम साहब अरारिया के, और हमारे छोटे भाई आदिल हसन जो सिर्फ 350 वोट से बलरामपुर नहीं जीत पाए। फिर मुलाकात होगी और उसके बाद जो हमारे कमज़ोरियाँ थीं, गलतियाँ हमने की, उसको दूर करेंगे और फिर सीमांचल की लड़ाई कैसे लड़ना, असम्बली में क्या करना, ये सब गौर करके इस पर आगे बढ़ेंगे। सर किसी भी बिहार के असेंबली इंतखाबात में किसी भी गठबंधन से आपका अलायंस करना या ना करना, आपके जो फैसला था जीत और हार पर कितना असरअंदाज हुआ है? क्योंकि इसी बात को लेकर के देखिए, आपके बस में जो होता बेहतर इंसान आप कोशिश करते हैं और बात चीज़ें नहीं होती हैं तो यकीनन वो अल्लाह सुब्हाना ताला के फ़ैसले कुछ और होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम पर रहम किया, हमारे और आपकी दुआओं को कबूल किया और एक मज़लूम और कमज़ोर आवाम जो इंसाफ के लिए तड़प रही है सीमांचल की, अल्लाह ने हमको उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनकी खिदमत करने का फिर से मौका फराहम किया। हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पूरे रुकन असम्बली उन भरोसे पर उतरेंगे और मेहनत करेंगे और हम भी इंशाअल्लाह ताला 6 महीने में एक मरतबा जाकर वहाँ पर उनके काम का जायज़ा लेंगे और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सर जितने महागठबंधन हो या एनडीए हो, सबने ये कहा था कि तमाम पार्टियां मुसलमानों की खैर खा हैं और ऐसे में सीट शेयरिंग ये बताती है कि तमाम पार्टियों ने मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया इख्तियार किया हुआ था। ना सिर्फ सीट शेयरिंग को बल्कि उनके मैनिफेस्टो के अंदर कोई ऐसा ऐलान नहीं था जो मुसलमानों या अक़लियतों के लिए उनकी मददगार साबित हो। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब तक वोट हमारा और राज तुम्हारा की पॉलिसी चलेगी? बिल्कुल सही है, इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि भारत की सियासत की तल्ख़ हकीकत ये है कि हर समुदाय का, कास्ट का, ज़ात का उनका एक सियासी लीडर है और उससे उनको फ़ायदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको इतना फ़ायदा हो गया कि कोई हाथ बढ़ाकर तारे तोड़ कर ला रहा है। इतना तो फ़ायदा हुआ कि उनकी इज़्ज़त, उनकी नामूस बोलिए, उनके मसाइल, उनके हक़, उनके बच्चों के लिए स्कूल का इंतज़ाम, उनकी बेटियों के लिए कॉलेज का इंतज़ाम, नाइंसाफ़ी जो हुकूमत के इदारों से होती है उस पर तो थोड़ी बहुत रोक सकती है। वो हम नहीं पैदा कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपना नेता नहीं चुनते हैं और हम इस दिलफरेब बात के शिकार हो जाते हैं कि सेकुलरिज़म को ज़िंदा रखना। अरे यकीनन रखिए सेकुलरिज़म को, मगर ये कौन सा काम आप कर रहे हैं कि आप अपने घर को अंधेरा कर कर किसी और के घर को रोशन कर रहे हैं जो आपकी रोशनी, घर की रोशनी को देखना पसंद ही नहीं करता। ये तो समझना चाहिए। अब हम हर वक्त बोल रहे थे, इस इलेक्शन में मैंने तकारीर में कहा कि इनको वोट मत दीजिए, ये डूब रहे हैं, आपको भी डुबो देंगे। इनमें इतनी ताकत नहीं है कि एनडीए बीजेपी को रोक सकें। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे जो खदशात थे, जो मैं नहीं चाह रहा था, वो पूरे हुए। सर अपोजिशन पार्टीज़ का इस तरह से कुछ कहना है कि ओवैसी की मौजूदगी सियासी इंतखाबात में सेकुलर वोट काटती है और ऐसे में प्रशांत किशोर ने जो समझ गया मैं ये तो रोज़ का सवाल है मेरे लिए। 28 सीट हम लड़े, कितने भाई 220 कितने सीट है, 222 सीट है, 240 है, राइट। चलिए 28 को माइनस कर लीजिए ना भाई, 212 आपके ने है। हाँ, आप क्यों नहीं जीते भाई? आपने 14% यादव को 36% टिकट दिया, क्यों नहीं जीते? क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि यादव ने हमको वोट नहीं दिया, कुर्मी, कुशवाहा, मल्लाह ने, ईबीसी ने, दलित के कई बरादरियों ने वोट नहीं दिया? बोल सकते? नहीं बोल सकते। आप सिर्फ ये दिखता है कि इस चुनाव में खाली मुसलमान वोट डालने वाला है? ये कब तक गुरूर और तकब्बुर के तुम मुजाहरे करोगे? हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं कि तुम्हारे लिए दरी बिछाएंगे, तुम्हारे लिए जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, तुम्हारे वालिद को, तुम्हारी वालदा को, तुमको वोट दिया, अब सबको देंगे? हमको भी, हमारी भी ख्वाहिशें हैं, हमारी भी उम्मीदें हैं जिस तरह दूसरे लोगों की हैं, और कोई बुरी बात नहीं है। जैसा हम उसका इजहार करते, नहीं आप नहीं कर सकते, आप पसंद ही नहीं करते मुसलमानों की सियासी लीडरशिप को।
सर, प्रशांत किशोर जो माहिर हिकमत अमली साज माने जाते हैं, उनका ये दावा होता है, तो क्या उन्होंने इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया था कि उन्हें यहाँ पे शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा? और अगर नहीं लगाया था, और अगर लगा भी लिया था, तो क्या उन्होंने छुपकर बीजेपी को सपोर्ट किया है? मैं जनाब प्रशांत किशोर साहब क्या करे हैं क्या नहीं करे हैं वो खुद जवाब दे सकते हैं, उनसे पूछ लीजिए आप। सर, एसआईआर और वोट चोरी का जो मुद्दा था, किसके लिए ज़्यादा कारगर साबित हुआ? कोई मुद्दा क्योंकि नहीं था ज़मीन के ऊपर। अख्तर उल ईमान साहब उस एसआईआर के सुप्रीम कोर्ट पिटीशन में पार्टी थे। कोई जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे, किसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को नहीं रखा कि हमने बताया अमूर में मुश्ताक साहब यहाँ पर हैं, 900 ऐसे लोगों के नाम हमने बताए जो ज़िंदा हैं, शिफ्टेड नहीं हैं और डबल एंट्री नहीं है, वो वहाँ पर हैं। हमने उनका प्रूफ दिया सुप्रीम कोर्ट को और उस पर हम रुके नहीं, बाद में उनका नाम हमने शामिल करवाया। आप करते नहीं है तो मैं क्या करूं भाई? अब इसका जिम्मेदार कौन है? अब अखिलेश यादव तरफे तमाशा है कि अभी से बोल रहे हैं कि एफआईआर की वजह से हम हार गए, यूपी में नहीं होगा। अरे आप 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हार गए अखिलेश यादव, 2017 का असेंबली हार गए, 2019 का पार्लियामेंट हार गए, 2022 का असेंबली हार गए, 2024 में नहीं था। ये कैसा होगा? क्यों? कब तक हम आप वोट डालते रहेंगे? कब तक हम नाइंसाफी का शिकार होंगे? अब तो आप अपनी ज़बान से लफ्ज़ मुसलमान कहने से आपको डर कतराते हैं आप। तो कब तक हम इन वोट डालेंगे? भाई सिटीज़न बनिए। ये दिल फरेब बातें जो होती हैं ना, ये बहुत अच्छा नज़र आता। ज़मीनी हकीकत को पहचानिए, दोस्त और दुश्मन में फ़र्क को महसूस करके हम वोट डालना है। सर, एसआईआर को उस वक्त हवा मिली जब संभवी चौधरी और कुछ नामवर शख्सियात की दो जगह पर वोट डालने की तस्वीरें वायरल हुई थी, तो इस पर आप क्या कहें? अब उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन का एक्शन लेना पड़ेगा। आप कैसा जीते? मैं तो कह रहा हूँ कि आदिल हसन 350 वोट से हार गया बेचारा। माने आप समझिए कि 77,000 वोट लेके और 20 साल से कंटिन्यूस जो वहाँ पर रुकने असम्बली है उसके खिलाफ हसनैन साहब ठाकुरगंज से टीचर थे, उनको निकाल दिए मजलिस का काम करने के लिए। वो हुआ है। तो इसमें इस तरह से अगर कोई मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर ठीक नहीं होगा ना। पलायन और रोजगार का मुद्दा वहां पर सर उठा रहा था और ऐसे में घुसपैठियों और दरअंदाजों की आवाज को उठा करके इस मुद्दे को दबाया गया। बीजेपी और एनडीए के पास सीमांचल में कोई उन्होंने काम किया दिखाने को नहीं था, तो अपनी नाकामियों का जनाजा छुपाने के लिए उन्होंने हमेशा की तरह वहाँ पर घुसपैठी कहा और एक गयूर शेरशाहवादियों को निशाना बनाने की कोशिश की। अगर घुसपैठी है तो क्या बीजेपी इलेक्शन कमीशन को 100 नाम लिख के देना चाहिए कि घुसपैठी? एक नाम लिखा आपने। सिर्फ एक समुदाय को, एक बरादरी को बदनाम करने के लिए आपने ये किया। और क्या था मकसद था?